इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे नेपाल से। नेपाल में एक बड़े सियासी घटनाक्रम में देश की सबसे पुरानी पार्टी नेपाली कांग्रेस दो गुटों में बढ़ गई है। शेर बहादुर देउबा और गगन थापा और विश्व प्रकाश शर्मा के बीच तनातनी के बाद भारत के लिए नरम रखने वाली ये पार्टी टूट गई है। नेपाली कांग्रेस के औपचारिक रूप से बंटने के बाद चुनाव आयोग में पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के गुट को झटका लगा है। नेपाल के चुनाव आयोग ने विशेष आम अधिवेशन के जरिए चुनी गई थापा के नेतृत्व वाली समिति को आधिकारिक पार्टी के रूप में मान्यता दे दी है। द कानून पोस्ट के अनुसार कार्यवाहक मुख्य चुनाव आयुक्त राम प्रसाद भंडारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में गगन थापा के नेतृत्व वाली पार्टी को मान्यता दी गई है। चुनाव आयोग के इस फैसले का गगन थापा गुट ने स्वागत करते हुए खुशी जताई है। वहीं देउबा गुट ने इस पर न सिर्फ नाराजगी जताई है बल्कि राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन की धमकी भी दी है। इस घटनाक्रम का नेपाल में मार्च में होने वाले चुनाव पर भी असर हो सकता है। नेपाली कांग्रेस 1950 में अपने गठन के बाद 3 बार टूटी है। पार्टी में पहली टूट 1953 में विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला और मातृका प्रसाद कोइराला के टकराव के चलते हुई। इसके बाद साल 2002 में माओवादी विद्रोह में प्रतिनिधि सभा भंग किए जाने के बाद पार्टी विभाजित हुई। नेपाली कांग्रेस की ताज़ा टूट को पार्टी के लिए एक बड़े राजनीतिक झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि देश में मार्च में चुनाव होने वाले हैं। 5 बार के प्रधानमंत्री देउबा के नेतृत्व वाले गुट के लिए खासतौर पर झटका है, क्योंकि पार्टी की कमान अब थापा के पास चली गई है। इससे 5 मार्च को होने वाले चुनावों की संभावना पर भी सवाल उठ गए हैं। अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता संभालने के 6 महीने के भीतर चुनाव कराने हैं। नेपाल में फिलहाल आयोग और सरकार दोनों चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड लेनिनवादी ने शुरू में चुनाव का विरोध किया था, लेकिन अब भाग लेने की तैयारी कर रही है। कुछ राजनीतिक संगठनों को छोड़कर नेपाल की सबसे बड़ी पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लेने की इच्छा दिखाई है। ये बात करें ईरान की। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई शनिवार को पब्लिक के सामने आए। ईद अल मबत के मौके पर खामनेई ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रहे। खामनेई ने कहा कि ईरान में बीते 3 हफ्ते में हुए विरोध प्रदर्शनों के पीछे अमेरिकी साजिश थी। खामनेई ने कहा कि क्योंकि ट्रंप ने ईरान में हिंसा को बढ़ावा दिया, इसलिए प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों और नुकसान के जिम्मेदार भी वही हैं। अली खामनेई ने अलग अलग शहरों से आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हालिया दंगा एक अमेरिकी साजिश थी। अमेरिका का मकसद ईरान को हड़पना है और उसी के लिए सब किया जा रहा है। तो ईरान को ख़त्म करने के लिए अमेरिकियों ने प्लान बनाया, काम किया, लेकिन ईरान के लोगों ने उनकी साजिश को ख़त्म कर दिया। अली खामनेई ने कहा कि हम ईरान में हालिया दिनों में हुए जानमाल के नुकसान और अराजकता के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोषी पाते हैं। उनकी साजिश की वजह से यहाँ कई दिनों तक लोगों को परेशानी हुई और कई लोगों की जानें गई। खामनेई ने इस दौरान शासन का साथ देने के लिए ईरानी लोगों का शुक्रिया भी किया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई लगातार अमेरिका पर आक्रामक दिखे हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की ईरान में दखल की धमकी पर उन्होंने कहा था कि तेहरान किसी दबाव के आगे पीछे नहीं झुकेगा। खामनेई ने ट्रंप को धमकी देते हुए कहा था कि अगर अमेरिका की ओर से कोई हरकत होती है तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरान में बीते साल के आखिर में महंगाई और करेंसी में गिरावट के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। इन प्रदर्शनों ने जल्दी ही सरकार विरोध का रूप ले लिया था। प्रदर्शनों के शुरू होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसमें दखल देने की बात कही। इस पर ईरानी शासन ने सख्त ऐतराज जताया। पूरे विरोध के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ होने का दावा किया। ईरान में करीब 3 हफ्ते चले विरोध प्रदर्शन अब थमते नजर आ रहे हैं। ईरान में छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो अब किसी बड़े प्रदर्शन की जानकारी नहीं मिल रही है। दूसरी ओर अमेरिका ईरान में तनातनी थमती नहीं दिख रही है। अमेरिकी नेता ट्रंप और ईरानी नेता खामनेई लगातार आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। ये बात करें हम भारत के जम्मू कश्मीर की। भारत के जम्मू कश्मीर में सरकार, मस्जिदों, मैनेजमेंट कमेटियों और इमामों की जानकारी जुटाने के मामले में पाकिस्तान भी कूद पड़ा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को इस मामले में बयान जारी कर इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि धार्मिक मामलों में खुला दखल धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। पाकिस्तान ने इसे जम्मू और कश्मीर की मुस्लिम आबादी को डराने और हाशिए पर धकेलने की एक जबरदस्ती की कोशिश बताया। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने मस्जिदों और इमामों से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए 4 पन्नों का फॉर्म जारी किया है। इस फॉर्म में उनसे निजी जानकारी मांगी गई है। इसमें फ़ोन नंबर, आर्थिक जानकारी, परिवार से जुड़ी जानकारी, पासपोर्ट और यात्रा से जुड़ी विवरण भी शामिल हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने क्या कहा? पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि धार्मिक अधिकारियों की निजी जानकारी, तस्वीरें और सांप्रदायिक जुड़ाव को इकट्ठा करना व्यवस्थित उत्पीड़न के बराबर है। इसका मकसद धर्म के मानने वालों में डर पैदा करना, उनके धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने में बाधा डालना है। इस्लामाबाद ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा और कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के साथ एकजुटता से खड़ा रहेगा और उन्हें निशाना बनाने वालों को सभी प्रकार के धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाता रहेगा। पाकिस्तान का कश्मीर राग नया नहीं है। दशकों से पाकिस्तान का राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व में कश्मीर में आतंकवादियों को भेजकर खून बहाता रहा है। पिछले साल अप्रैल में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने पहलगाम में घूमने आए पर्यटकों पर हमला किया था, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। इस आतंकी हमले से लगभग 1 सप्ताह पहले ही
पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कश्मीर को गले की नस बताया था। इसके साथ ही हिंदू और मुसलमानों को अलग कौम बताते हुए दो कौम दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया था। बात करें अफगानिस्तान के लोगों का भारत के प्रति प्यार किसी छिपा हुआ नहीं है। अब अफगानिस्तान में भारतीय दवाइयाँ भी पाकिस्तान की दवाइयों की जगह ले रही हैं। अफगानिस्तान के एक ब्लॉगर ने यह दावा किया है। सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में अफगान ब्लॉगर ने कहा कि भारतीय दवाइयाँ गुणवत्ता के मामले में भी पाकिस्तानी दवाइयों की तुलना में बेहतर और सस्ती भी हैं। अफगानिस्तान के ब्लॉगर फजल अफगान ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अफगानिस्तान में सिरदर्द के लिए पाकिस्तान और तुर्की से में मिलने वाली पेरोल टैबलेट मिलती है। जब वो मेडिकल स्टोर पर सिरदर्द के लिए टैबलेट लेने गए तो मेडिकल स्टोर संचालक ने उन्हें भारत में बनी पैरासीटामोल टैबलेट भी दिखाई और बताया कि इसका रिजल्ट ज़्यादा बेहतर है और यह पेरोल के मुकाबले काफ़ी सस्ती भी है। अफगान ब्लॉगर ने बताया कि उन्होंने भी मेडिकल स्टोर संचालक की सलाह पर भारत में बनी पैरासीटामोल टैबलेट खरीदी और टैबलेट खाने के 10 मिनट बाद ही उन्हें सिरदर्द से राहत मिल गई। पाकिस्तान से दूर हो रहा अफगानिस्तान में आमतौर पर रोज़मर्रा की चीज़ें पाकिस्तान से आती है क्योंकि दोनों देशों की सीमाएं आपस में लगती हैं, आसानी से व्यापार होता है। हालांकि बीते कुछ वर्षों में पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिश्तों में कड़वाहट आई है। तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद खासकर दोनों देशों के रिश्तों में ज़्यादा तरक्की आई है। पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा को मानने से इनकार किया, इसे विवादित बताया। साथ ही तालिबान समर्थित तहरीक तालिबान संगठन द्वारा लगातार पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर आतंकी हमले किए जा रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान ने अपने देश से बड़े पैमाने पर अफगान नागरिकों को निकाला। कुछ माह पहले दोनों देशों के बीच सीमा पर झड़प भी हो चुकी है। इसका असर व्यापार पर भी पड़ा है। यही वजह है कि अफगानिस्तान के व्यापारी पाकिस्तान से अलग अन्य वैकल्पिक देशों से भी व्यापार की संभावनाएं तलाश रहे हैं। गुणवत्ता के मामले में पाकिस्तान के उत्पादों को पछाड़ रहे भारतीय उत्पाद। भारत हमेशा से अफगानिस्तान की मदद के लिए तैयार रहा है। भारत द्वारा वहाँ बड़े पैमाने पर अफगान लोगों के लिए विकास कार्य कराए गए हैं। इसके चलते अफगानिस्तान के लोग भारत को बहुत पसंद करते हैं। अब ईरान के रास्ते भारत का कुछ सामान भी अफगानिस्तान के बाजार में पहुंच रहा है। ऐसे में प्रतिस्पर्धा में पाकिस्तान का सामान भारतीय सामान के सामने टिक नहीं पा रहा और यही स्थिति दवाइयों में देखने को मिल रही है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.